नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की इस सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2016, 17 और 18 के जो सब्जेक्ट है आपका पहला प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार वो मैं करा चुका हूँ। और आज मैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर पहला प्रश्न पत्र कराने वाला हूँ। तो आप लोग इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोगों तक जो भी डीएलएड कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षण उद्देश्य और सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यह मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की शैक्षिक अवस्था किसकी होती है, तो यह सभी की आवश्यकता होती है, छात्रों की भी होती है और शिक्षक की भी होती है और अभिभावक और समाज की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो समान रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी को माना जाता है, मतलब विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी चीज़ें की जाती हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी पर निर्भर करती है, केंद्र बिंदु जो होता है वो स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्र प्रारंभ में सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सत्रांत मतलब सेमेस्टर या सालाना, जैसे एग्ज़ाम होता है तो उससे मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध को समानता कितने वर्गों में बांटा गया है, तो जो शैक्षिक शोध है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो जो इसका शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में जो नवाचार है वो उपयुक्त सभी में आएगा। अभिक्रमित अनुदेशन भी होगा, टोली प्रशिक्षण होगा और खुली कक्षा कक्ष होगा। तो मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बता रहा हूँ कि यह क्या होता है। तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन वह विधि है जिसमें अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाता है और छात्र अपने उत्तर के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करता है या फीडबैक देता है। मान लीजिए एलकेजी का बच्चा है, तो उसको आपने दो सिखाया, तो यदि उसने उत्तर दे दिया कि 4 होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको अगला चरण देंगे, थोड़ा हार्ड देंगे। तो यही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। ये किसी भी विषय या सब्जेक्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैथ ही में हो, कोई भी अदर वर्क में भी हो सकता है, तो वो क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल आंकना जो होता है वो ब्लूम के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र था उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट का संबंध है कि ऑप्शन ए से प्रश्न पत्र की आधारशिला से। ब्लूप्रिंट के बारे में दोस्तों मैंने बहुत ही विस्तार से कम 5 से 6 मिनट के समझाया है पिछली क्लासों में, तो आप लोग जो पिछली क्लास है उनको ज़रूर लीजिए। तो जो वर्ड थोड़े हार्ड थे मैंने उनको आसान भाषा में समझा दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी वर्ड में। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो माना गया है, तो वह माना गया है कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। यदि समस्या हमें है तो हल भी हमें ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वो परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है वो ए होता है, मतलब निष्कर्ष होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, यानी कंक्लूजन। कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका बाद में कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकला उस कार्य को करने से,
ये क्या मतलब हुआ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो यह स्मृति संबंधी प्रश्न है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो यह प्राचीन काल की बात है। तो इसको क्या करेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा हमें। ना तो उसमें हम तर्क दे सकते हैं, ना तो विचार कर सकते हैं, ना तो विकासात्मक है ना। तो उसको हम यानी कि हम याद किए हुए हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें दिया हुआ है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है बुक्स में ऑप्शन ए एनसीसी। जबकि इसके तीनों आंसर ही सही हैं। स्काउटिंग भी है और रेड क्रॉस संस्था भी है। तो इसके उपयुक्त तो सभी भी आंसर सही हो जाएगा। तो यदि पेपर में आता है तो आप लोग उपयुक्त तो सभी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन स्टूडेंट प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन होगा कि मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो मापन प्रतीक का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है, तथा किसी भौतिक राशि को किसी मात्रा में संचित रूप से व्यक्त करना मापन प्रतीक कहलाता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17 नंबर कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो ये इसकी आसान भाषा लिखी हुई है, इतनी हार्ड भी नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बना कर लिख सकते हैं पेपर में, और जो भी प्रश्नावली उत्तर हार्ड होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर कि परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। तो परीक्षण में वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक की सीमा तक स्थित त्रुटियों से मुक्त है। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन एवं विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि तो इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ है कि कुछ नया करना, यानी कि पुरानी चीज़ों में नए तरीक़ों से सुधार करना। तो ऐसी जैसी नई विधियाँ, तकनीकी साधन और विचार अपनाना जिनसे पढ़ाई आसान, रोचक और प्रभावी बन जाए। ठीक है। यानी कि जब शिक्षक केवल किताब पढ़ाने की बजाय वीडियो, खेल्स, प्रोजेक्ट, ड्रामा या डिजिटल टूल्स का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, तो यह शिक्षा में नवाचार कहलाता है। ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड जो पुराने थे वो उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम की जगह ले ली, और गेम बेस्ड लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट टाइप के वर्क हो गए, और डिजिटल लर्निंग ऐप्स हो गए, काफ़ी आते हैं। तो ये सब नवाचार होता है शिक्षा में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन होगा कि शैक्षिक शोध क्या है। तो शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रियात्मक शोध क्या है। तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताए लिखिए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपकरण हैं प्रोफार्मा प्रश्नावली तथा साक्षात्कार अथवा प्रश्नोत्तर विधि। तो इसके दो उपकरण हैं, पहला है प्रोफार्मा प्रश्नावली और दूसरा साक्षात्कार अथवा प्रश्नोत्तर विधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परिकल्पना क्या है। तो परिकल्पना एक अवधारणा या विचार है जिसे कोई भी व्यक्ति अनुसंधान और प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर कि लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा की उपयोगिता से लाखों विद्यार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं, और भी जो भी आप लिखना चाहो अपने हिसाब से बनाकर वो लिख सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसके उपकरण निम्नलिखित हैं, पहला है जांच सूची, और दूसरा है क्रम निर्धारण मान, तीसरा है संख्यात्मक पैमाने, और चौथा है रूब्रिक। तो रूब्रिक चलिए समझते हैं। जांच सूची आप लिख लेंगे, क्रम निर्धारण मान लिख लेंगे, संख्यात्मक पैमाने के बारे में लिख लेंगे,
रूब्रिक के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। तो रूब्रिक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि रूब्रिक एक तरह का मूल्यांकन उपकरण होता है, जैसे कि ये असेसमेंट टूल बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में, जिसका उपयोग विद्यार्थियों के कार्य यानी जैसे प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, निबंध हो गया, प्रस्तुति आदि का जो क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और यदि इसको सरल भाषा में समझें तो रूब्रिक नियमों की वह सूची होती है जिसमें बताया जाता है कि विद्यार्थी का काम किस आधार पर और कितने अंकों से आंका जाएगा। ठीक है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों को पता रहता है कि अच्छे अंक पाने के लिए किस इस तरह का काम चाहिए होता है। यानी कि शिक्षक को यह पढ़ाने के लिए कि वह किस तरह बच्चों को पढ़ाए, अच्छे से समझाए ताकि वो अच्छे नंबर ला सकें, और स्टूडेंट क्या है कि वो भी मेहनत करे उस हिसाब से कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो यह रूब्रिक कहलाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो रूब्रिक के बारे में। यानी रूब्रिक अंक देने का रोड मैप होता है। ठीक है। जो छात्रों को समझने या समझाने में मदद करता है कि उसे कहाँ सुधार करना है और कहाँ उससे गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें रूब्रिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक। 26 नंबर होगा क्वेश्चन कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता है, लिखिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता का आशय मूल्यांकन के जरिए सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है। इससे सामाजिक पूंजी का विकास होता है और क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि मांसपेशियों तथा एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित होती हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं, आंगिक गतिविधियाँ होती हैं, मतलब अंगों की गतिविधियाँ जो होती हैं, तो मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। ठीक है। यानी क्रिएटिविटी से। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक जो होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बिना बोले आपको कुछ सामने को प्रदर्शित करना है या किसी को बताना है, तो वो आप क्या करेंगे, तो उसके साधन होंगे कहानी, ये तो आप कथन लिख सकते हैं, या घटना का चित्र वर्णन कर सकते हैं, या भाषण या अभिनय कर सकते हैं, आदि प्रकार होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियाँ लिखी हैं। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है कि प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसे दूर करने के उपाय करना, और दूसरा होगा छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार उनको विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है। ये हो जाएगा। तो और क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए, मतलब क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता होगी। तो इसकी क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता से आशय है कि शैक्षिक समस्याओं के तत्कालीन समाधान की व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से। लॉन्ग आंसर 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक द्वारा छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मौखिक स्तर पर प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। लिखित मूल्यांकन से अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाता है। अतः प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है, जिसमें छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं आदि का ज्ञान संभव होता है। तो इस पद्धति के उपयोग के लिए शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है। इसमें आवश्यकता अनुसार तालिकाएं, चित्र, मानचित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे अनेक गांव के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना तथा सभी को उनकी उपलब्धि व रुचियों के अनुसार काम बांटना तथा उनका मूल्यांकन करना। 33 नंबर क्वेश्चन होगा कि शैक्षिक नवाचार का महत्व बताइए। तो शैक्षिक नवाचारों में नवीन तकनीक का प्रयोग होता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यानी कि नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है। और शैक्षिक नवाचार के महत्व हैं, ये लिखे हुए हैं। पहला है कि मूल्य शिक्षा के शरण को रोकने में उपयोगी, दूसरा है कि सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में सहयोग और परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली, और चौथा अनेक समस्याओं का समाधान संभव, और पाँचवां है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सहायक, और छठवां ज्ञान के स्थापित में सहायक। ठीक है। तो ये हो गए 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब 34 की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के चरण निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्रियात्मक अनुसंधान,
किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है। और दूसरा होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। और चौथा है कि यही विद्यालय जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। तो ये जो चरण दिए हुए हैं, तो इस पे से आप लोग पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी मैं अपने हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, तो जो आपको सही लगे, जो लिखा हुआ है ये जो मैं बोल रहा हूँ वो, तो उन दोनों में से आप लोग जो भी आपको समझ में आए वो आप पेपर में लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको क्रियात्मक शोध के 4 चरण बता रहा हूँ, वो आप लोग लिख सकते हैं। कि पहला लिखिएगा आपकी समस्या की पहचान, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र, यानी कार्य क्षेत्र जैसे कि टीचर हो गया, अपना कार्य क्षेत्र उसका क्या होता है, उसका कक्षा होता है, क्लास की वास्तविक समस्याओं को, वास्तविक जो समस्याएं होती हैं स्टूडेंट की, उनको वो पहचानता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यानी कि बच्चे गणित के सवाल हल करने में बार बार गलती कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा लिख सकते हैं आप योजना बनाना, यानी प्लानिंग, यानी कि समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है कि जो भी समस्या आ रही है उसके लिए क्या योजना बनाई जाए ताकि इनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो जैसे गणित के सवाल को हल कराने के लिए हम खेल और चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। और तीसरा होगा कार्यान्वयन लिख सकते हैं, यानी एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बनाई गई योजना है उसको एक्शन में लाना, ठीक है, उसको करवाना बच्चों से। तो क्या है कि बच्चों को कोई सवाल दिए हैं तो उसको आप करवाएं उनसे क्लास में, बच्चों को खेल खेल में जुड़वाएं और भी कोई चीज़ सिखाएं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब रही बात चौथा लास्ट, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मूल्यांकन या परिणाम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या एवोल्यूशन। तो इसमें लिख सकते हैं कि लागू करने के बाद ये देखा जाता है कि समस्या कितनी हद हुई है, मतलब कितनी हद तक हल हुई है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम थी, कोई किसी स्टूडेंट को क्लास में कोई चैप्टर आपने पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में कम आया, ठीक है, या उन्होंने अच्छे से कर लिया, तो जो आप बाद में मूल्यांकन करेंगे या उसका परिणाम लेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे एग्ज़ाम के बाद में, तब आपको पता पड़ेगा। तो चौथा मूल्यांकन लिख सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परीक्षण यानी टेस्ट और मापन यानी मेजरमेंट। तो जो परीक्षण का क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है और जो मापन का क्षेत्र होता है वो व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है और मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और तीसरा है कि यह मापन की पूर्व की संक्रिया है। टेस्ट जो होता है परीक्षण, यह मापन के पहले की प्रक्रिया होती है, ठीक है, परीक्षण। और जो होता है यह मापन जो होता है तो यह परीक्षण के बाद की निष्कर्ष अथवा आंकड़ों का भौतिक स्वरूप होता है, यानी कि परीक्षण मापन जो होता है परीक्षण के बाद की प्रक्रिया होती है। और ये चौथा हो जाएगा कि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और ये मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों में होता है। और ये 36 नंबर क्वेश्चन होगा कि सेमेस्टर पद्धति में क्या आशय है। तो सेमेस्टर पद्धति शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संबंधी कार्यों का आयोजन हेतु एक निश्चित अवधि तक होता है, जिसमें शैक्षिक वर्ष या शैक्षिक सत्र की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार इस शैक्षिक सत्र को 2 या 2 से अधिक समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है। अर्थात शिक्षण संबंधी कार्यों के आयोजन हेतु जब शैक्षिक क्षेत्र के कार्यों को 2 या 2 से अधिक समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है तो सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। सीधा साधा मतलब है सेमेस्टर कि शैक्षिक क्षेत्र, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र शैक्षिक वर्ष मान लीजिए, तो शैक्षिक वर्ष हो गया 1 साल मान लीजिए, तो उसमें क्या है कि 6 महीने का 2 सेमेस्टर हो गए। तो वही उसी के बारे में लिखना है आपको। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन में क्या तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो कि नियमित रूप से छात्रों को किया जाता है, ठीक। तथा वार्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य एक सत्र पूर्ण करने के अवधि के पश्चात बाद में, यानी के मूल्यांकन को वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक। अतः सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन के माध्यम से अपेक्षित सुधार किया जा सकता है, जिससे छात्रों को पुनर्वलन प्राप्त होता है एवं छात्र अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे क्या है कि
छात्रों को पुनर्वलन प्राप्त होता है और वो छात्र जो अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आगे की कक्षाओं में छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन उस पुनर्वलन के माध्यम से प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं और उसमें यदि आपकी बैक लगती है तो आगे के सेमेस्टर या आप प्रभावित होंगे, ठीक है, समस्याएं हो सकती हैं उसमें। तो उसमें क्या करना है कि आपको, यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपकी बैक नहीं लगती है, तो क्या कि प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ बनेगा जाके आगे, ठीक है। अड़तीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण किसी भी योग्यता, क्षमता तथा उपलब्धि के मापन का सर्वोत्तम उपकरण होता है, अतः यह एक उत्तम परीक्षण की विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, पहली वैधता, दूसरी विश्वसनीयता, तीसरा व्यवहारिकता और चौथा है निश्चित उद्देश्य, पाँचवा है सरलता और छठवां है वस्तुनिष्ठता, सातवां है व्यापकता, आठवां है रोचकता। तो इनको आपको याद कर लेना है, ये रट लेना है आपको कि वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, निश्चित उद्देश्य, सरलता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और रोचकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो प्रार्थना स्थल जो होता है, स्कूल का हो या कॉलेज का हो या कहीं का भी हो, मंदिर वगैरह का, तो हालांकि जो हमारा सब्जेक्ट है तो इसमें हम क्लास की बात करेंगे, कक्षा की, कॉलेज की, बाहर की बात नहीं करेंगे। तो प्रार्थना स्थल गतिविधियों में नवाचार से आज से सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन तथा छात्रों को दिन की क्रियाओं के लिए तैयार करना होता है। मान लीजिए कक्षा में स्कूल सुबह गए, प्रार्थना हुई, तो उसमें सभी टीचर सम्मिलित होते हैं। हालांकि बहुत ही कम स्कूलों में होता है, कहीं पे होता है मोस्टली। तो उसमें क्या है कि टीचर सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं और पूरे दिन जो पढ़ेंगे आप या जो आप क्रिया करेंगे तो उस पर चर्चा करते हैं कि ये होगा, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये बच्चों को बताते हैं। प्रार्थना स्थलीय गतिविधियों में अच्छा क्रियाकलाप निम्नलिखित है। बच्चों को साफ सफाई की जांच करना तथा स्वास्थ्य आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना, उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन अथवा प्रेरणादायक कहानी आदि, ठीक है। मतलब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्कूल्स के रूल्स होते हैं। तो सुबह क्या है, प्रार्थना में टीचर चेक करते हैं बच्चों के कपड़े सही हैं नहीं सही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कपड़े गंदे तो नहीं हैं, कोई नहा के आया है कि नहीं आया है, बाल कटाएँ कि नहीं कटाएँ, नाखून छोटे हैं बड़े हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन है आज का कि रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलित मूल्यांकन की तुलना कीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन, आंकलित मूल्यांकन। पहला है शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, और आकलित मूल्यांकन हुआ पाठ्यक्रम की समाप्ति अथवा वार्षिक समाप्ति पर मूल्यांकन करना। और दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन में कि अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, और दूसरा होगा कि दीर्घकालिक निर्णय लेने में सहायक होता है, आकलित जो मूल्यांकन होता है। और तीसरा होगा कि शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न गुण एवं दोषों का पता लगाया जाता है और प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में भेद किया जाता है, आकलित मूल्यांकन। तो चलिए मैं आपको रचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन को समझा देता हूँ। तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ऐसे एग्जाम में वैसा ही लिख देना जाके। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है पढ़ाई के बीच बीच में जांच करना होता है, ठीक है, ताकि बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं यह पता चले और उसको तुरंत सुधार किया जा सके। मान लीजिए कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बीच बीच में खड़े होकर स्टूडेंट से पूछ लेता है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यदि स्टूडेंट को नहीं आता है तो बता देते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, या स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, टीचर पढ़ा तो खुद से भी पूछ सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, यदि वो चुपचाप बैठा रहा या शांति से बैठा रहा तो वो क्लास मिस हो जाएगी उसकी, तो धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उदाहरण लिख सकते हैं इसके आप कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों से सवाल पूछें, या बच्चे शिक्षक से कोई प्रश्न ना आए तो उसको पूछें। एक गृह कार्य या असाइनमेंट देखकर कमजोरियों की पहचान करना। मान लीजिए गृह कार्य टीचर ने दिया, कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दिया तो स्टूडेंट सही तरीके से नहीं बना पाया, तो उससे कमजोरियों को पता चल जाता है, ठीक है। या प्रोजेक्ट वर्क कोई दिया या समूह में चर्चा हो जाए, ग्रुप डिस्कशन से क्या है कि बच्चों की समझ को आंकना, तो वो टीचर आंक लेता है उसकी समझ को, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों आंकलित जो मूल्यांकन होता है, ये आकलित मूल्यांकन नहीं, आंकलित मूल्यांकन होगा, ठीक है। आंकलित मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्यार्थी की उपलब्धि की तुलना अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन से की जाती है।
जिसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थी के स्तर अपने साथियों के मुकाबले कहाँ पर है, ये चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्लास में होशियार होता है, ठीक है, और काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं, तो उनको क्या करना है, हतोत्साहित नहीं करना होता है, तो उनको प्रोत्साहित करके उनको उनका उदाहरण दिया जाता है अच्छे अच्छे छात्रों का, तो उसी के अनुसार उनको ढाला जाता है कि इस तरह बनो और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। उनसे तुलना की जाती है कि देखो वो इतना अच्छा है, आप उतना पढ़ता है, तो आप भी ऐसे पढ़ो। तो इसको आप संक्षेप में लिख सकते हैं कि दूसरों से तुलना आधारित मूल्यांकन होता है ये, जिसमें विद्यार्थियों के रैंक या स्थान निर्धारित किया जाता है। अंकलित मूल्यांकन में आप ये लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की ये क्लास रही 2019 के शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक सोच जो विषय था प्रथम प्रश्न पत्र, वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो अब 20 से 24 तक बचे 5 साल के, वो भी मैं करा दूंगा 2 से 3 दिनों में। बस आप इतना कर लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इन्हीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में छपे मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल ये आप 8 सालों के प्रश्न पत्र कर लीजिए, बस मुश्किल से 2 से 3 घंटे, बस 2 से 3 घंटे आप लोग दे दीजिएगा एग्ज़ाम में, और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो वीडियो एडिट कर रहा है उसको शेयर ज़रूर कर दें, क्लास को बता दें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल से एक नई क्लास में, जिसमें हम कराएंगे 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र।